हेलो वीडियो व्यूअर्स। आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अर्थात लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको अपन अन्य नामों से भी जानते हैं, उत्पत्ति ह्रास का नियम, थ्री स्टेजेस। तो अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में और उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि 12th के एग्जाम में ले लो, बीए के एग्जाम में ले लो, एमए के एग्जाम में ले लो या नेट या कंपटीशन एग्जाम ले लो, हर जगह इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। तो अपन बात करते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, उसका अर्थ क्या है। जैसे कि सबसे ही लग रहा है अपने को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी जहाँ पे अनुपात हैं वो बदल रहे हैं। अल्पकाल वेश, ये जो उत्पादन फलन अपन बात कर रहे हैं वो अल्पकालीन उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं। और अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि सब उस अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए जब अपन उत्पादन बढ़ाने के लिए जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाते हैं तो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का जो अनुपात है वो बदल जाता है। इसी के कारण इसका नाम पड़ा है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी अर्थात लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और थ्री स्टेजेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस उत्पादन की तीन अवस्थाएं बताई गई है इसके अंतर्गत, इसलिए इसको थ्री स्टेजेस भी कहा जाता है। और उत्पत्ति ह्रास नियम इसलिए कहा जाता है कि ये जो उत्पादन में एक सीमा के बाद में घटती दर से वृद्धि होती है और उसके घटने लग जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम है वो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही है। लेकिन एग्जाम में बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम को बताइए। अब अपन इसके अर्थ की बात करें अगर, तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के अन्य सभी साधनों को सतत मानते हुए या स्थिर मानते हुए केवल एक परिवर्तन कारक को बढ़ाएं, यानी केवल एक साधन को बढ़ाया जाता है, तो पहले प्रतिफल बढ़ता है, फिर घटने लगता है और अंत में ऋणात्मक हो जाता है। जैसे अपन अभी सीमांत उत्पादकता के बारे में देखेंगे तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत। और इस संबंध में अपन अगर श्रीमती जॉन रॉबिन्स की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा किसी एक साधन की मात्रा में क्रमानुसार वृद्धि की जाए तो एक बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी, यानी घटती हुई दर से वो बढ़ेगा। और इस संबंध में अगर प्रोफेसर बेंटम के शब्दों में देखा जाए तो उन्होंने कहा कि उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन है वो घटता जाता है। यानी जब अपन आगे अभी सही पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा कि अनुपात बदलने के कारण, पहले तो अनुपात बदलने से जो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के अनुकूलता कारण उत्पादन बढ़ता है और वो जब अनुकूलता बिगड़ती है तो उत्पादन घटने लगता है। इस संबंध में अपन अध्ययन करते हैं तो उससे पहले अपन कुछ मान्यताएं ले लें, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कोई भी सिद्धांत है वो कुछ मान्यताओं के ऊपर टिका होता है। क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर मान्यताएं नहीं लेके, तो क्योंकि अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं वो ज्वार बाटा की तरह होते हैं, न कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरह। यानी फिक्स है कि बॉल ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी, लेकिन अगर मान लो कि ज्वार बाटा है वो हमेशा अमावस और पूनम का आना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं आता है। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र का नियम ही ऐसा, क्योंकि मान्य व्यवहार है वो स्थिर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं, तो पहली उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता अपन ये लिए कि एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील है, बाकी सब
स्थिर, यानी अपन एक साधन को परिवर्तनशील माना और बाकियों को स्थिर माना। दूसरा अपन ने कहा परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप है, यानी जितने भी परिवर्तनशील साधन की अपन मात्रा बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस साधन की समस्त इकाइयां वो समरूप है, उनसे सबसे एक जैसी है वो इकाइयां ये। और तीसरा है कि तकनीक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो अपना ये नियम लागू नहीं होगा। और चौथा ये है कि स्थिर साधन अविभाज्य, जैसे एक मशीन है उसको अपन टुकड़ों में नहीं बांट सकते। और पांचवा है विभिन्न उत्पत्ति साधन है वो अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, यानी एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को प्रतिस्थापन करते हैं तो वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होकर अपूर्ण स्थापन। अगर पूर्ण स्थानापन्न हो जाएंगे तो उसमें में फिर स्थिर और परिवर्तनशील से तो एक ही साधन का प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग साधनों का प्रयोग ही नहीं होगा। और छठी अपन ये मान्यता ली है कि एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना संभव है, यानी जैसे अपन परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाएंगे तो स्थिर साधनों परिवर्तनशील साधनों को उत्पादन अनुपात है वो बदल रहा है, फिर भी उत्पादन अपन करना संभव होना चाहिए, तभी अपना ये नियम लागू होगा। अब अपन देखते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों नियम को अपन तीन अवस्थाओं में बांट सकते हैं, जिससे उत्पादन की तीन अवस्थाएं कहा गया। पहली अवस्था है जिसको प्रथम अवस्था कहते हैं या बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहने का कारण यह है कि इस प्रतिफल के अंतर्गत स्टार्टिंग में सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है और वो बाद में घटने भी लग जाता है इस अवस्था के अंतर्गत, और लेकिन वो फिर भी और है जो औसत उत्पादन से ज़्यादा ही रहता है और अंत में वो बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि औसत उत्पादन भी बढ़ता है और कुल उत्पादन भी बढ़ता है। इसके कारण इस अवस्था को बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा है। द्वितीय अवस्था है जिसको घटते प्रतिफल की अवस्था कहा है। घटते प्रतिफल की अवस्था का मतलब है कि यहाँ पे सीमांत औसत उत्पादन में भी गिरावट आ रही है और सीमांत उत्पादन में भी गिरावट आ रही है, और जो कुल उत्पादन में है उसमें भी घटती दर से वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको घटते प्रतिफल का की अवस्था कहा है। तीसरी अवस्था है उसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पादन में भी कमी होने लग जाती है, बढ़ने के बजाय वो घटने लग जाता है। उत्पादन जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन घटने लग जाता है। तो इसके कारण इस अवस्था को या तृतीय अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा है। अब इनको अपन रेखा चित्र और तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उत्पादन के साधन के ये रेखा चित्र है, जिसमें ऊपर का वाला जो ए रेखा चित्र है उसमें अपन ने टीपी है वो कुल उत्पादन को बता रहा है। वो ये बता रहा है कि एफ तक, ओ से एफ तक बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। एफ के बाद में के तक, मतलब एफ के बाद में के टी तक, यानी टी तक है वो जाके अधिकतम हो जाता है और उसके बाद में वो घटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है नीचे अपन ने एपी और एमपी लिए। एपी यानी औसत उत्पादन, एमपी यानी सीमांत उत्पादन। तो और अपन ओ एक्सेस पर दोनों में अपन ने यहाँ पे परिवर्तनशील साधन यानी यहाँ पे श्रम मान लो, जैसे श्रम को लिया है, और ऊपर वाले चित्र में अपन ने ओ वाई एक्सेस पर कुल उत्पादन तथा नीचे वाले चित्र में ओ वाई एक्सेस पर एपी एंड एमपी को लिया है। अगर यहाँ पे अपन देखें तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ने पर जैसे जैसे अपन बढ़ रही है तो अपन पहली स्टेज ज़्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट्स के एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाते हैं, तो जहाँ सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है वहीं समाप्त कर देते हैं। वो पहली अवस्था सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ नहीं होती है, यही गलती होती है चित्र में, और इसके कारण उनके इस क्वेश्चन में अच्छे नंबर आते आते रह जाते हैं। पहली अवस्था वहाँ पे समाप्त होती है जहाँ औसत उत्पादन अधिकतम होता है, अर्थात अपन बात करें कि जहाँ सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरी अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ सीमांत उत्पादन है वो शून्य होता है, और उसके बाद की जो बची हुई अवस्था है वो कहलाएगी तृतीय अवस्था। अगर यहाँ पे अपन देखें तो परिवर्तनशील साधन की जहाँ जब हम वो एम मात्रा प्रयोग कर रहे हैं तो कुल जो सीमांत उत्पादन है वो अधिकतम होता है, और उसके बाद में अगर जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो सीमांत उत्पादन घटने लगता है। इसके कारण से जो कुल उत्पादन जो एफ बिंदु पर है
वहां तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और उसके बाद में ये घटती दर से बढ़ता है। और ये जो है ना एफ बिंदु है, इसी को मोड़ का बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहा गया है। मोड़ का बिंदु इसलिए कहा गया कि इससे पहले कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से वृद्धि हो रही है और उसके बाद में कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। और यहाँ पे अपन देखें कि पहली अवस्था के अंतर्गत अपन इसको पढ़ें तो पहली अवस्था के अंतर्गत कुल उत्पादन है वो ओ एफ तक बढ़ती दर से बढ़ रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, उसके बाद एफ से के तक घटती अवस्था में बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर सीमांत उत्पादन देखें पहली अवस्था में तो ओ पी पर मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद में ये घटता हुआ पहली अवस्था के अंत में क्यू बिंदु पर ए पी के बराबर हो जाता है। और औसत उत्पादन देखें तो औसत उत्पादन बढ़ता हुआ क्यू बिंदु पर अधिकतम हो जाता है। और द्वितीय अवस्था की बात करें तो द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन है वो के से टी तक बढ़ता हुआ अंत में अधिकतम हो जाता है। और सीमांत उत्पादन है वो क्यू से एस तक घटता शून्य हो जाता है। और सीमा और जो औसत उत्पादन है एपी वगैरह वो लगातार घटता जाता है। और तृतीय अवस्था में बात करेंगे तो टी से घटने लग जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, मतलब एक तरीके की गिरावट आने लग जाती है कुल उत्पादन में। और एमपी है वो ऋणात्मक हो जाता है और सीमांत औसत उत्पादन है वो लगातार गिरता जाता है। ये उत्पादन की तीन अवस्थाएं अपन ने पढ़ी है। यहाँ पे सबसे मुख्य जो बात है वो ध्यान देने की है कि पहली अवस्था हमेशा जहाँ कुल औसत उत्पादन अधिकतम होता है वहां समाप्त होती है और दूसरी अवस्था वहां समाप्त होती है जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है। तो ये अपन अब इसको अपन तीन अवस्थाएं पढ़ी है, इनके लागू होने के कारण भी अभी अपन देखेंगे। तो उससे पहले अपन तीनों अवस्थाओं एक और तालिका के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने लिया है कि भूमि को एक स्थिर साधन मान लिया और 20 एकड़ भूमि ली अपन ने और परिवर्तनशील साधन अपन ने श्रम को लिया। तो जैसे श्रम 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं कि 20 एकड़ भूमि पर अगर एक श्रमिक काम करता है तो कुल उत्पादन 15 होता है। एक श्रमिक का औसत उत्पादन भी 15 ही होगा और सीमांत उत्पादन भी 15 ही होगा। अगर एक से बढ़ा के अपन 20 एकड़ भूमि पर 2 श्रमिक कर देते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ के 32 हो जाता है। 32 कुल उत्पादन होने से जो औसत उत्पादन है वो दो श्रमिक काम कर रहे हैं तो एक प्रति श्रमिक औसत उत्पादन, मतलब औसत उत्पादन जो प्रति श्रमिक उत्पादकता बता रही वो 32 में 2 का भागेंगे 16 हो जाएगा। और सीमांत उत्पादन है वो कुल उत्पादन परिवर्तन को बताता है। तो 15 से 32 होना मतलब 17 की वृद्धि हुई तो सीमांत उत्पादन 17 हो जाए। इसी प्रकार अगर श्रमिक 2 से 3 हो जाते हैं तो कुल उत्पादन 32 से 51 हो जाता है। और 51 का औसत उत्पादन अगर 3 श्रमिकों को देखें तो 17 हो जाएगा। और जो सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन परिवर्तन बता रहा है वो 32 से 51 वो 19 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 से 4 हो जाती है तो 4 होने पर 51 से 72 हो जाता है। 72 का मतलब है कि औसत उत्पादन 18 हो गया और सीमांत उत्पादन 21 हो गया। और 4 से 5 करते हैं तो कुल उत्पादन 93 हो जाता है, 93। औसत उत्पादन 18.6 हो जाता है और जो सीमांत उत्पादन है वो 19 हो जाता, मतलब जो पिछले 21 था वो कम होके कितना हो गया 19 हो गया। इसका मतलब यहाँ से जो सीमांत उत्पादन है वो गिरावट शुरू हो जाती है। और आगे अगर 5 से 6 करते हैं तो कुल उत्पादन है वो 108 हो जाता है, जिसका औसत 18 आ रहा है। तो इसका मतलब जो पहले औसत उत्पादन है यहाँ पे देख रहे हैं कि जब छठी इकाई लगी जाती है तो औसत उत्पादन में भी गिरावट शुरू हो जाती है, जो पहले 18.6 था। और अगर इसको बढ़ा के 108 से अगर देखते हैं कि अब सीमांत उत्पादन से 15 ही आ रहा है कि इसका मतलब है कि अब लगातार गिरावट आएगी। 108 से अगर और साधन बढ़ाए जाते हैं, 6 से 7 करे जाते हैं श्रमिक तो 112, औसत 16 हो जाएगी। और जो सीमांत उत्पादन है वो 4 हो जाएगा। अगर 7 से 8 करेंगे श्रमिकों का तो कुल उत्पादन 100 ही हो जाएगा, औसत 12.5 और सीमांत उत्पादन -12। यानी ये माइनस वाली है, ये तृतीय अवस्था को बता रही है। और यहाँ पे जो और इसका मतलब है और जो यहाँ पे 112 है वहां तक अधिकतम हो रहा है कुल उत्पादन, तो यहाँ तक है वो द्वितीय अवस्था है। और प्रथम अवस्था वहां पे समाप्त होती है जहाँ से औसत उत्पादन अधिकतम होता है, तो वो यहाँ पे 5 श्रमिकों लगाने पर आ रही है। इस प्रकार ये अपन ने तीन उत्पादन की तीन अवस्थाओं को अपन ने तालिका और रेखा चित्र की माध्यम से समझने की कोशिश की है। अब अपन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे क्या कारण। देखो,
बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या है कि इसमें जो पहली अवस्था है उसका कारण है सबसे बड़ा स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग। जैसे पहले स्थिर साधन तो ज़्यादा थे लेकिन परिवर्तनशील साधन कम थे। तो स्थिर साधनों के साथ जो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाती है तो दोनों का अनुपात है वो संयोग है वो पूर्ण। जैसे मान लो एक कंप्यूटर, जैसे मान लो एक अपने कंप्यूटर रूम है उसमें 10 कंप्यूटर है, 2 ही काम करने वाले, तो उनका पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही 10 कंप्यूटरों पर 10 व्यक्ति काम करने लग जाएंगे तो उनका पूर्ण प्रयोग होना, इसलिए उस समय को कुल उत्पादन है वो में वृद्धि होती है, औसत उत्पादन भी बढ़ता है। और दूसरा श्रम विभाजन एवं कुशलता में वृद्धि। श्रम विभाजन एवं कुशलता में वृद्धि इसलिए भी होती है कि जब 2 व्यक्ति को है तो सारे काम उन्हीं को करने पड़ रहे हैं, लेकिन जब उन 2 के बजाय अगर 10 व्यक्ति कर देंगे तो उनमें कामों का विभाजन हो जाएगा और उससे क्या होगी, एक काम व्यक्ति बार-बार करेगा तो उससे कुशलता में भी वृद्धि होगी। और साधनों का उचित समन्वय का मतलब है कि स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अनुकूलतम संयोग हो जाएगा, इसलिए भी उत्पादन में वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था के होने के कारण ये है, घटते प्रतिफल के कारण एक साधनों की स्थिरता, यानी जो स्थिर साधन है वो उनको अपन बढ़ा और घटा नहीं सकते। इसके कारण क्या होता है कि उनका अनुकूलता अनुपात है वो, या अपन ये कह सकते हैं कि अनुकूलता अनुपात बिगड़ जाता है। दूसरा ये है कि जो स्थिर साधन है उनका जो है क्षमता से ज़्यादा प्रयोग होने लग जाता है। इसके कारण घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। दूसरा है कि अपूर्ण प्रतिस्थापक, यानी जो परिवर्तनशील साधन है वो स्थिर साधनों के अपूर्ण प्रतिस्थापन है, पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं है। इसके कारण जो अपन जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाएंगे वो उनको अपन पूर्ण रूप से स्थिर साधनों के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, इसलिए वो घटते प्रतिफल का नियम है वो लागू होता है। तीसरा है साधनों में कम समन्वयता, यानी उनका जो अनुकूलता जो संयोग था वो बिगड़ जाता है। और दूसरी बात है कि जितने कम साधन थे उनमें आपसी समन्वयता जो ज़्यादा थी वो ज़्यादा होने पर उनमें बिगड़ गई। इसी के कारण घटते प्रतिफल का नियम है वो लागू होता है, या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इन्हीं के कारण जो आगे की और जैसे मात्रा बढ़ाते हैं तो ये इनमें और ज़्यादा बिगड़ती जाती है अनुकूलता में स्थिति, और उसी के कारण ऋणात्मक की अवस्था आ जाती है। अगर अपन देखें कि उत्पादक को इनमें से कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहिए, यानी एक उत्पादक कौन सी इस अवस्था में उत्पादन करेगा, तो एक विवेकशील उत्पादक हमेशा द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। कारण क्या है कि द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन क्यों करेगा? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले अवस्था में जब अपन देख रहे हैं कि जैसे-जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो औसत उत्पादन है वो बढ़ता जाता है। इसलिए एक विवेकशील उत्पादन ये कोशिश करेगा कि वो जो परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा बढ़ाते जाए, और जब तक बढ़ाते जाएँ जब तक औसत उत्पादन है वो अधिकतम नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि प्रथम जो एक विवेकशील उत्पादक है वो स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाना चाहेगा, इसलिए प्रथम अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा। अगर बात की जाए तृतीय अवस्था में, तो परिवर्तनशील साधन की अगर मान लो तृतीय अवस्था में बात करेंगे जैसी मात्रा बढ़ाते हैं सीमांत उत्पादकता बढ़ने के बजाय उसकी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होने का मतलब है कि कुल उत्पादन घटता है। अब अगर परिवर्तनशील साधन बढ़ाते हैं और कुल उत्पादन घटता है, तो ऐसा कोई भी एक विवेकशील उत्पादक नहीं चाहेगा कि वो उत्पादन के साधन अधिक और लगाए और उसका उत्पादन घटे, बल्कि वो तब लगाता है जब उत्पादन बढ़ता है। तो इसका मतलब है वो उस अवस्था में भी उत्पादन नहीं करेगा। इसका मतलब है वो वहाँ उत्पादन करेगा जहाँ या औसत उत्पादन अधिकतम हो, या वो कुल उत्पादन अधिकतम हो। इसका मतलब है कि कुल उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है? द्वितीय अवस्था के अंत में, और औसत उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है? प्रथम अवस्था के अंत में। यानी प्रथम अवस्था के अंत में मतलब इसका मतलब है कि द्वितीय अवस्था के शुरू से द्वितीय अवस्था के अंत के बीच में वो कहीं उत्पादन करेगा। अब ये कहाँ पे उत्पादन करेगा? ये साधन की जो कीमत है उन पे निर्भर करता है। अगर मान लो साधन की कीमत कम है और उत्पादन उससे ज़्यादा हो रहा है, तो वो अगर तुलनात्मक दृष्टि से ये देखेगा तो वो तृतीय अवस्था की मतलब द्वितीय अवस्था अंत की ओर नज़दीक उत्पादन करेगा। अगर वहाँ पे उसके उत्पादन की कीमत ज़्यादा है और उत्पादन कम हो रहा है, तो मतलब ये है कि अगर वो तो प्रथम अवस्था के नज़दीक में उत्पादन ये कहाँ करेगा? ये साधन की कीमत पर निर्भर करेगा।
अंत में ये कह सकते हैं कि एक विवेकशील उत्पादक सदैव द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना पसंद करता है। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर्स।